स्टूडेंट्स, केमिकल थर्मोडायनामिक्स का लेक्चर नंबर 23 है। इसके पहले के लेक्चर में हमने स्पॉन्टेनियस प्रोसेस देखा था एंड की पॉइंट ऑफ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस देखा था एंड की पॉइंट ऑफ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इज नॉट इन इवैल्यूएशन, सो वी जस्ट रीड एंड अंडरस्टैंड इट। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज एनर्जी एंड स्पॉन्टेनिटी। सो स्पॉन्टेनियस एनर्जी एंड स्पॉन्टेनिटी, इसके बीच में क्या रिलेशन है? ठीक है, अब रिएक्शन जब होती है, अब प्रोसेस जो है या फिर रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। अगर कोई रिएक्शन या कोई प्रोसेस अगर स्पॉन्टेनियस है तो उसका एनर्जी के साथ क्या रिलेशन है? क्योंकि जब कोई प्रोसेस होती है तो एक तो एनर्जी एब्सॉर्ब होती है या फिर एनर्जी रिलीज होती है, चाहे कोई प्रोसेस हो या फिर कोई रिएक्शन हो। रिएक्शन या प्रोसेस के टाइम पे एनर्जी तो रिलीज होती है या फिर एनर्जी एब्सॉर्ब होती है। अब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के साथ या फिर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के साथ एनर्जी का क्या रिलेशन है, मतलब स्पॉन्टेनिटी के साथ एनर्जी का क्या रिलेशन है, वो हमें स्टडी करना है। ओके, नाउ फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट स्पॉन्टेनियस आपको स्पॉन्टेनियस के बारे में देखिए। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन टेक प्लेस इन अ डायरेक्शन इन विच एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज लोअर्ड। जिस डायरेक्शन में सिस्टम की एनर्जी लोअर्ड होती है उस डायरेक्शन में रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है। ठीक है, मतलब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो है वो ऐसे डायरेक्शन में टेक प्लेस होती है जिस डायरेक्शन में सिस्टम की एनर्जी क्या होती है, लोअर्ड होती है, मतलब एनर्जी कम होती है। ठीक है, दैट मीन्स कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होती है। तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन टेक प्लेस इन अ डायरेक्शन, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ऐसे डायरेक्शन में होती है जिसमें एनर्जी जो है सिस्टम की वो लोअर होती है। मतलब जब कभी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है तो इसका मतलब उस सिस्टम की एनर्जी लोअर होगी, उस रिएक्शन की सिस्टम लोअर होगी। दैट मीन्स इट अकम्पनीड विद द रिलीज ऑफ एनर्जी, मतलब वहाँ पे उस रिएक्शन के टाइम पे एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। ओके, तो यहाँ पे एनर्जी जो है वो ऑलवेज रिलीज होती है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में। तो समझ में आया, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो है वो इस डायरेक्शन में होती है जिस डायरेक्शन में उसकी एनर्जी रिलीज होती है। दैट मीन्स कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन अकम्पनीड बाय द रिलीज ऑफ एनर्जी, मतलब ड्यूरिंग द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। मतलब जब NaOH और HCl इन दोनों को आप मिक्स कर देते हो या फिर NaOH जब HCl के साथ रिएक्ट होता है तो देयर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ NaCl एंड वाटर। ठीक है, तो ये रिएक्शन कैसी है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। सो ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है और एक्सोथर्मिक क्यों बोला, क्योंकि जब आप NaOH इस बेस को HCl इस एसिड के साथ जब कंबाइन करते हो तो देर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर एंड ड्यूरिंग दिस रिएक्शन देर इज़ अ रिलीज ऑफ एनर्जी दैट इज़ -57 किलो जूल। माइनस साइन यहाँ पे है, इसका मतलब एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। कितनी एनर्जी रिलीज होती है ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, -57 किलो जूल। मतलब जब NaOH और HCl मतलब बेस और एसिड जब रिएक्ट होते हैं देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। ये तो जनरल है कि जब जब एसिड और बेस रिएक्ट होते हैं तो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। तो NaOH इट्स अ बेस, HCl इज अ एसिड एंड बोथ react to give us salt NaCl and water, and during this reaction there is a release of energy that is -57 kilojoule. That means this reaction is exothermic, क्योंकि जिस रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होती है उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक। और जिस रिएक्शन में एनर्जी एब्सॉर्ब की जाती है, बाहर से ली जाती है, उस रिएक्शन को बोलते हैं एंडोथर्मिक। तो इस रिएक्शन में एनर्जी रिलीज हो रही है तो इसलिए ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। और ये स्पॉन्टेनियस क्यों है, क्योंकि जैसे ही आप एनर्जी एसिड को एक साथ डाल दो तो अपने आप रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाती है, आपको उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं हो। जो रिएक्शन की टेंडेंसी नेचुरली अकर होने की होती है उस वो रिएक्शन ऑलवेज कैसी होती है, स्पॉन्टेनियस होती है एंड दे डज नॉट रिक्वायर एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। उसमें कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, एनर्जी, प्रेशर, पावर आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप होती है। ठीक है, उसकी नेचुरल टेंडेंसी होती है अकर होने की। तो NaOH और HCl की रिएक्शन वैसी ही है, वो अपने आप होती है। ठीक है, सिर्फ दोनों को मिक्स कर दो तो अपने आप होना स्टार्ट हो जाता है, तो इसलिए ये स्पॉन्टेनियस है, एनर्जी रिलीज हो रही है, इसलिए ये एक्सोथर्मिक है। ओके, नाउ
आपको अनदर एग्जांपल दिए, इसका मतलब हमें इस रिएक्शन से क्या पता चला कि जो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है वो हमेशा कैसी होती है, स्पॉन्टेनियस होती है। हमें यहाँ से क्लियर हो गया, मतलब इस रिएक्शन से हमें ये पता चलता है कि जो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है। मतलब एक्सोथर्मिसिटी इज द क्राइटेरिया फॉर डिस्क्राइबिंग द स्पॉन्टेनिटी। मतलब हम बता सकते हैं कि एक्सोथर्मिसिटी क्या है, ये क्राइटेरिया है जिसके बेस पे हम बता सकते हैं कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। मतलब जो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है वो स्पॉन्टेनियस है, ये हमें इससे पता चला। तो इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं या फिर हम एक स्टेटमेंट दे सकते हैं कि एक्सोथर्मिसिटी इज़ द क्राइटेरिया फॉर द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन। इसका मतलब क्या हो गया कि जो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है वो 100% स्पॉन्टेनियस रहेगी। तो एक्सोथर्मिसिटी इज़ द क्राइटेरिया फॉर द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन। एक्सोथर्मिसिटी क्या है, ये क्राइटेरिया है क्या बताने का, रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी बताने का। एक्सोथर्मिक है मतलब स्पॉन्टेनियस, तो हम इससे बता सकते हैं। तो एक्सोथर्मिसिटी इज द क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन। ऑन द अदर हैंड आपको कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड हम क्या बोल सकते हैं, ऑन दी अदर हैंड हमारे पास दो एग्जाम्पल है आइस का। आइस जो है वो मेल्ट होता है अब वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड, जैसे टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड के अब हो जाता है तो आइस क्या होता है, वहाँ पे मेल्ट होना स्टार्ट होता है, ठीक है। आइस मेल्ट होता है। अब आइस जब मेल्ट हो रहा है, आइस अगर मेल्ट होना स्टार्ट कर रहा है तो वहाँ पे इस मेल्टिंग के टाइम पे और आइस जो है वो अपने आप मेल्ट होता है। जैसे ही टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड के अबोव चला गया तो वैसे आइस मेल्ट होना स्टार्ट होता है। आपको इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, मतलब ये जो मेल्टिंग है आइस का इट इज स्पॉन्टेनियस, ठीक है। तो इसलिए वहाँ पे दिया कि आइस मेल्ट स्पॉन्टेनियसली अबोव 0 डिग्री सेंटीग्रेड। आइस जो है वो स्पॉन्टेनियसली मेल्ट होता है अबोव 0 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब वो कैसे मेल्ट होता है, स्पॉन्टेनियसली मेल्ट होता है अबोव 0 डिग्री सेंटीग्रेड बाय एब्सॉर्बिंग हीट फ्रॉम द सराउंडिंग। और उस टाइम पे वो क्या करता है, एब्सॉर्ब्स हीट, वो हीट को एब्सॉर्ब करता है फ्रॉम द सराउंडिंग एंड इट इज एक्सोथर्मिक। और ये प्रोसेस कैसी है, सॉरी इट्स एंडोथर्मिक प्रोसेस। ये प्रोसेस कैसी है, इट्स अ एंडोथर्मिक प्रोसेस है, क्योंकि ड्यूरिंग मेल्टिंग वहाँ पे हीट क्या होती है, एब्सॉर्ब होती है। और ये जो मेल्टिंग हो रहा है वो अपने आप होता है, क्योंकि जैसे टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से अबोव चला गया तो अपने आप वहाँ पे मेल्टिंग स्टार्ट हो। जैसे आप फ्रीजर में से आइस निकाल के रूम में रख दो तो अपने आप वो मेल्ट होना स्टार्ट होता है। मतलब ये रिएक्शन कैसी है, स्पॉन्टेनियस है। बट ये भी आपको याद रखना है कि ड्यूरिंग दिस रिएक्शन हीट एब्सॉर्ब की जाती है, इसलिए रिएक्शन एंडोथर्मिक है। एज वेल एज अपने आप होती है, इसलिए कैसे ये स्पॉन्टेनियस है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, अब इसके पहले के एग्जाम्पल में हमने ये बताया था कि एक्सोथर्मिसिटी इज अ क्राइटेरिया फॉर द स्पॉन्टेनियस, मतलब कि जो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है वो स्पॉन्टेनियस होती है। बट यहाँ पे तो एंडोथर्मिक रिएक्शन भी स्पॉन्टेनियस होती है। इसका मतलब यहाँ पे हम रिएक्शन चाहे एक्सोथर्मिक रहे या फिर एंडोथर्मिक रहे, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस रह सकती है दोनों केसेस में। मतलब हम सिर्फ एक्सोथर्मिसिटी के बेस बता नहीं सकते कि वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या फिर नहीं, क्योंकि दोनों क्राइटेरिया में स्पॉन्टेनियस थे। एक्सोथर्मिक रही तो भी स्पॉन्टेनियस, एंडोथर्मिक रही तो भी स्पॉन्टेनियस। मतलब हम किसी एक्सोथर्मिक मतलब किसी एक पैरामीटर को मतलब एक्सोथर्मिसिटी के बेस पे ही नहीं बता सकते कि वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं, क्योंकि एंडोथर्मिक भी स्पॉन्टेनियस होती है। तो इसीलिए हमारा स्टेटमेंट चेंज होता है कि एक्सोथर्मिसिटी इज नॉट सफिशिएंट क्राइटेरिया फॉर डिस्क्राइबिंग द स्पॉन्टेनिटी, क्योंकि हमने पहले एग्जांपल में 100% बोला था कि एक्सोथर्मिसिटी ये क्राइटेरिया है स्पॉन्टेनिटी बताने का। मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो स्पॉन्टेनियस होती है, बट यहाँ पे तो ऐसा हुआ कि एंडोथर्मिक रिएक्शन भी स्पॉन्टेनियस है। तो हम ये बोल सकते हैं कि एक्सोथर्मिसिटी इज नॉट सफिशिएंट क्राइटेरिया फॉर द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द प्रोसेस, ठीक है। मतलब ये सफिशिएंट क्राइटेरिया नहीं है, क्योंकि एंडोथर्मिक रिएक्शन भी स्पॉन्टेनियस हो सकती है। तो सिर्फ एक्सोथर्मिसिटी के बेस पे हम नहीं बोल सकते, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सोथर्मिक रहे या फिर एंडोथर्मिक रहे प्रोसेस स्पॉन्टेनियस रह सकती है, तो ये सफिशिएंट क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है। और इसीलिए हमें अनदर फैक्टर की ज़रूरत होती है स्पॉन्टेनिटी डिस्क्राइब
करने के लिए, मतलब कौन सी रिएक्शन एग्जैक्टली स्पॉन्टेनियस रहेगी, तो उसके लिए हमें अनदर फैक्टर ढूंढना पड़ेगा कि जिस पेज पे हम 100% बोल सकते कि वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। यहाँ पे तो एक्सोथर्मिक भी स्पॉन्टेनियस है और एंडोथर्मिक भी स्पॉन्टेनियस है, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे, तो इसलिए हमें अनदर फैक्टर की ज़रूरत है। ठीक है, और एक एग्जाम्पल आपको दिया है NaCl का। जैसे आपने NaCl पहले एग्जाम रिएक्शन में बनाया, तो NaCl को हम वाटर में अगर डिजोल्व करते तो व्हाट हैपन, ये आपका सेकेंड एग्जाम्पल है। NaCl को अगर हमने वाटर में ऐड कर दिया, ठीक है, तो वहाँ पे आपको Na प्लस एक्वस, आपके सॉल्यूशन में Na भी मिलेगा एक्वस मीडियम में, एज वेल एज Cl- के आयन भी मिलेंगे एक्वस फॉर्म में। और इस रिएक्शन में एंथैल्पी चेंज जो है इट इज़ प्लस 3.9 किलोजूल मोल इनवर्स। तो इसका मतलब है कि जब हम सॉल्ट को वाटर में डिज़ोल्व करेंगे, मतलब जब हम NaCl को वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो वहाँ पे भी दो आयन बनेंगे, एक Na प्लस एक्वस बनेगा और दूसरा Cl- एक्वस बनेगा। और दोनों मतलब जब दोनों जो आयन है वो एक्वस मीडियम में प्रेजेंट रहेंगे, तो वहाँ पे जो हीट का जो चेंज है इट इज़ 3.9 किलोजूल मोल इनवर्स। इसका मतलब यहाँ पे भी क्या होगी, हीट एब्सॉर्ब की जाएगी। ठीक है, प्लस 3.9 किलोजूल मोल इनवर्स है, उसमें क्या होगी, हीट एब्सॉर्ब होगी इतनी 3.9 किलोजूल। मतलब ये भी रिएक्शन कैसी है, एंडोथर्मिक है, और वो अपने आप डिजोल्व होता है। NaCl को वाटर में डाल दो, सॉल्ट वाटर में, तो अपने आप डिजोल्व हो जाएगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब ये स्पॉन्टेनियस भी एज वेल एज एंडोथर्मिक है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एनर्जी एंड स्पॉन्टेनिक। मतलब एक्सोथर्मिसिटी इज नॉट द सफिशिएंट क्राइटेरिया फॉर डिस्क्राइबिंग द स्पॉन्टेनिटी। एक्सोथर्मिसिटी ये क्राइटेरिया नहीं, एक सफिशिएंट क्राइटेरिया नहीं है स्पॉन्टेनिटी बताने का, क्योंकि एंडोथर्मिक भी स्पॉन्टेनियस हो सकता है। इसलिए हमें अनदर फैक्टर ढूंढना है, एंड अनदर फैक्टर इज एंट्रोपी। अनदर फैक्टर कौन सा है, एंट्रोपी। देखो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, एंट्रोपी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो एंट्रोपी क्या है, इट्स वेरी इजी टर्म टू नो व्हाट एंट्रोपी। कंसिडर द फॉलोइंग प्रोसेस। आपको आपकी बुक में कुछ प्रोसेस दी हुई है, उस प्रोसेस में आपको डायग्राम से समझ में आता है। आपको पहला पॉइंट जो आपको दिया है कि जैसे आपको सॉलिड आइस पता है, सॉलिड स्टेट में वाटर के मॉलिक्यूल जो है वो आइस में होते हैं, मतलब आइस जो है वो सॉलिड स्टेट में और उसके अंदर वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं। बट वो जो वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं आइस में, वो कैसे अरेंज होते हैं, इन डिफाइनाइट ऑर्डर में। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ड्रॉ किया, ये सॉलिड आइस है, और इस सॉलिड आइस में जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है वो कैसे है, एक प्रॉपर डिफाइनाइट ऑर्डर में है। ठीक है, आइस हाईली ऑर्डर्ड स्टेट, वो कैसा है, हाईली ऑर्डर्ड स्टेट में है। ठीक है, ये होगा अपना पहला पॉइंट, सॉरी। ठीक है, ये हो गया अपना पहला पॉइंट। इसमें देखो आइस में वाटर के जितने भी मॉलिक्यूल्स है वो सारे मॉलिक्यूल्स एक प्रॉपर ऑर्डर में हाईली ऑर्डर स्टेट में अरेंज है। ठीक है, लेकिन जब ये आइस मेल्ट होना स्टार्ट होता है, ठीक है, तो उसका जो हाईली ऑर्डर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर जो है वो कोलैप्स हो जाता है, मतलब पूरा उसमें जो प्रॉपर अरेंजमेंट है, फिक्स अरेंजमेंट है, वो पूरा ब्रेक होता है, और उसकी वजह से उसके जो मॉलिक्यूल्स है दैट फ्री इन लिक्विड स्टेट। तो मॉलिक्यूल जो होते हैं वो फ्री हो जाते हैं, वो थोड़ा मूवमेंट तक, थोड़ा डिस्टेंस तक वो मूव करते हैं लिक्विड स्टेट में। मतलब जब हम इस आइस को मेल्ट करते हैं तो इसका जो क्रिस्टलाइन प्रॉपर ऑर्डर का अरेंजमेंट है वो पूरा कोलैप्स हो जाता है, इसके मॉलिक्यूल फ्री हो जाते हैं मूव करने के लिए, और उसकी वजह से ये जो ऑर्डर स्टेट जो है वो क्या किस में कन्वर्ट हो जाती है, डिसऑर्डर स्टेट में। तो इसलिए इसके पार्टिकल जो है वो उसके बीच का बॉन्ड थोड़ा ब्रेक हो जाता है, और पार्टिकल जो है वो थोड़ा फ्रीली मूव करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे वाटर जो है वो लिक्विड स्टेट में है। ठीक है, यहाँ पे वाटर कौन से स्टेट में, लिक्विड में, और यहाँ पे कौन से स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में। ठीक है, और यहाँ पे स्टेट कैसी है, डिसऑर्डर स्टेट। यहाँ पे स्टेट कैसी रहेगी, डिसऑर्डर स्टेट रहेगी। ठीक है, क्योंकि पार्टिकल के बीच में प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है, तो यहाँ पे डिसऑर्डर स्टेट बढ़ गया। इसको बोलते हैं रैंडमनेस ऑल्सो। ठीक है, यहाँ पे आइस में वाटर के मॉलिक्यूल ऑर्डर स्टेट में है, और जैसे ही इसका हम आइस का मेल्टिंग करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड स्टेट में, और लिक्विड स्टेट में वाटर के मॉलिक्यूल जो है वो फ्री टू मूव होंगे थोड़े, एंड इसकी वजह से
ऑर्डर स्टेट जो है वो डिसऑर्डर स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी, या फिर आप उसको बोलेंगे रैंडमनेस उसका बढ़ जाएगा। ठीक है, रैंडमनेस क्या होगा उसका, रैंडमनेस मतलब पार्टिकल कहीं पे भी बिना कोई प्रॉपर ऑर्डर के जो है मूव कर सकते हैं। रैंडमनेस जो है वो इंक्रीज हो गई, रैंडमली वो मूव करेंगे। ये हो गया हमारा सेकेंड एग्जाम्पल। नाउ थर्ड एग्जाम्पल अगर हमने देखा तो थर्ड एग्जाम्पल में हम लिक्विड जो बना है हमारा उसको वेपराइज करेंगे। ठीक है, वेपराइज करेंगे मतलब उसको गैशियस स्टेट में कन्वर्ट कर देंगे। और आपको ये तो पता है कि जब गैशियस स्टेट में मतलब वेपर्स फॉर्म में जब वाटर मॉलिक्यूल होते हैं वो तो और भी ज़्यादा फ्रीली और रैंडमली मूव करते, उसको जितनी जगह मिली उतनी जगह में वो स्प्रेड होते हैं। ठीक है, मतलब जब हम इस लिक्विड को जब वेपर फॉर्म में मतलब गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ के जो मॉलिक्यूल्स है वो और ज़्यादा रैंडमली मूव करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे वो कन्वर्ट हो जाता है गैशियस स्टेट में मतलब वेपर फॉर्म में, और यहाँ पे हाईली डिसऑर्डर स्टेट है। ठीक है, यहाँ पे जो स्टेट है वो कैसी है, इट इज़ हाईली डिसऑर्डर स्टेट। यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल जो है हाईली डिसऑर्डर स्टेट में होते हैं, मतलब डिसऑर्डर स्टेट और ज़्यादा इंक्रीज होता है, वो भी कैसा होता है, हाईली डिसऑर्डर स्टेट होता है। मतलब आइस जो है उसमें ऑर्डर स्टेट होती है क्योंकि पार्टिकल साइटली अरेंज होते हैं, क्रिस्टलाइन मैनर में अरेंज होते हैं। जैसे हम उस आइस को मेल्ट करते हैं तो आइस की मेल्टिंग के टाइम पे डिसऑर्डर स्टेट रैंडमनेस बढ़ जाता है, और जब आप उस लिक्विड वाटर को और ज़्यादा क्या करते हो, वेपराइज करना स्टार्ट कर देते हो, उसको वेपराइज करते हो उस लिक्विड वाटर को, उसको गैशियस स्टेट में कन्वर्ट करते हो, तो गैशियस स्टेट में पार्टिकल्स और ज़्यादा फ्री और रैंडमली मूव होते हैं। इसके वजह से इसमें हायर डिसऑर्डर स्टेट होता है, हाईली रैंडमनेस वहाँ पे आपको देखने को मिलता है, मतलब पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा फ्रीली मूव करते हैं, तो इस केस में डिसऑर्डर इंक्रीज होता है। ठीक है, और ये जो डिसऑर्डर और रैंडमनेस है, मतलब जो हम आइस का मेल्टिंग करके उसको लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं या फिर हम वेपराइजेशन करके उसको लिक्विड वाटर का हम फिर से गैसेस में कन्वर्ट करते हैं, इन दोनों केसेस में डिसऑर्डरनेस और रैंडमनेस बढ़ता जाता है। और ये जो डिसऑर्डरनेस और रैंडमनेस कितना है वो मेजर करने के लिए हम एक नई टर्म यूज़ करते हैं, दैट इज़ व्हाट, एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या करता है, इट मेजर द रैंडमनेस। यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में आपको एग्जांपल समझ में आ गया होगा, मेजर द रैंडमनेस और एंट्रोपी। सो एंट्रोपी जो है इट्स अ मेजर ऑफ डिसऑर्डर और रैंडमनेस। ठीक है, तो ये जो हम सॉलिड आइस का लिक्विड वाटर में करें, लिक्विड वाटर का हम गैसियस स्टेट में कन्वर्शन कर रहे हैं, और इस केस में रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस बढ़ते जा रहा है, बट एग्जैक्टली वो कितना बढ़ रहा है, कितना रैंडमनेस वहाँ पे बढ़ रहा है पहले से। ठीक है, तो वो हम किससे मेजर करेंगे, इट मीन एंट्रोपी। ठीक है, मतलब एंट्रोपी से हम मेजर करेंगे, तो एंट्रोपी जो क्या है, एंट्रोपी जो है इट्स अ मेजर ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डर, मतलब सिस्टम के अंदर का रैंडमनेस और डिसऑर्डर हम मेजर करते हैं एंट्रोपी से, एंड इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल एस। हम किसे डिनोट करते हैं उसको, कैपिटल एस से, मतलब सिस्टम में रैंडमनेस बढ़ा है या कम हुआ है या फिर डिसऑर्डर कम हुआ है या फिर बढ़ा ही, हम किसी मेजर करेंगे एंट्रोपी से, वो हम किसे डिनोट करते हैं एस से। ओके, नाउ अब आपको ये पता चला है कि जब हम सॉलिड का कन्वर्शन करते हैं लिक्विड में और लिक्विड का कन्वर्शन करते हैं वेपर्स में मतलब गैसियस स्टेट में, तब रैंडमनेस जो है इस केस में क्या होता है, इंक्रीज होते जाता है। ठीक है, इंक्रीज ऑफ डिसऑर्डर और रैंडमनेस। ठीक है, सॉलिड टू लिक्विड टू वेपर, मतलब सॉलिड टू लिक्विड टू गैस, डिसऑर्डर क्या होता है, इंक्रीज होते जाता है। ठीक है, और इसका मतलब डिसऑर्डर अगर इंक्रीज हो गया मतलब एंट्रोपी भी क्या होती है, इंक्रीज होती है, एंट्रोपी इंक्रीजेज। तो आपको याद रखना है कि सॉलिड टू लिक्विड टू गैस जब डिसऑर्डर इंक्रीज होता है तो एंट्रोपी भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। ओके, नाउ आपको एक एग्जांपल दिया है, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि इसमें इन बोथ प्रोसेस एंट्रोपी चेंज जो है इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो, क्योंकि जब सॉलिड स्टेट होती है तब सब पार्टिकल टाइटली फिक्स होते हैं। अब पार्टिकल जब टाइटली फिक्स है तो उस पर मूवमेंट ही नहीं होता, तो उस केस में एंट्रोपी जो है वो क्या होती है, ज़ीरो होती है। ये सॉलिड के केस में एंट्रोपी का जो चेंज है वो कैसा होता है, ज़ीरो, क्योंकि एंट्रोपी चेंज ही नहीं होती, क्योंकि पार्टिकल तो फिक्स होते हैं, मूव ही नहीं करते। एंट्रोपिक रैंडमनेस और डिसऑर्डर आएगा कैसे, क्योंकि जितना ज़्यादा मूवमेंट होगा
पार्टिकल का उतना उसमें रैंडमनेस होगा, बट सॉलिड में पार्टिकल मूव ही नहीं होते तो रैंडमनेस तो आने का सवाल नहीं होता। इसकी वजह से एंट्रोपी चेंज आपको जीरो मिलेगा, कोई भी एंट्रोपी चेंज वहाँ पे होगा नहीं। लेकिन जैसे ही हम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो लिक्विड के केस में एज एंड गैशियस के केस में, मतलब वेपर के केस में, जो एंट्रोपी चेंज है वो हमेशा जीरो से ज़्यादा रहेगा। तो एंट्रोपी चेंज ग्रेटर दैन जीरो, मतलब उसकी वैल्यू कैसे रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। इट शोज द पॉजिटिव। तो डेल्टा एस कैसे रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ओके, तो ये याद रखना है आपको। अब कुछ एग्जांपल दे, उसमें आपको एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा कि एंट्रोपी पॉजिटिव कब रहती है और जीरो कब रहती है। ठीक है, यहाँ पे एंट्रोपी डिक्रीज होगी, यहाँ पे एंट्रोपी कम होगी, तो चेंज इन एंट्रोपी आपको पता चल सकता है। ठीक है, देखो पहला एग्जांपल, I2 सॉलिड प्लस एक्वस। इट्स फर्स्ट एग्जांपल, मतलब जब हम आयोडीन इस सॉलिड को, ये सॉलिड है, आयोडीन का क्रिस्टलाइन सॉलिड जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं या फिर उसको एक्वस मीडियम में डिसॉल्व करते हैं, तब वहाँ पे आयोडीन का एक्वस सॉल्यूशन बन जाता, सॉल्यूशन बन जाता। मतलब पहले सॉलिड था आयोडीन, वाटर में डिसॉल्व करेगा तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, एंट्रोपी जो है वो बढ़ेगी। वाई इट इंक्रीज, बिकॉज पहले वो सॉलिड में था, सॉलिड में पार्टिकल की तो एंट्रोपी कितनी होती है, उसकी जीरो होती है। जैसे आप इसको वाटर में डिसॉल्व कर दोगे तो वो एक्वस फॉर्म में कन्वर्ट होगा, पार्टिकल्स फ्री टू मूव होंगे, और पार्टिकल्स अगर फ्री टू मूव होंगे तो वहाँ पे रैंडमनेस बढ़ेगा और एंट्रोपी भी बढ़ेगी। एंट्रोपी बढ़ेगी मतलब वो ग्रेटर देन जीरो रहेगी, मतलब वो क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। ओके, तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल। और सेकेंड एग्जाम्पल देखो, सेकेंड एग्जाम्पल में भी वही दिया है कि अगर हम H2 गैशियस ले रहे, मतलब हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ले रहे गैशियस स्टेट में, और जब हम इस हाइड्रोजन गैशियस मॉलिक्यूल का डिसोसिएशन करेंगे, उसको ब्रेक करेंगे, तो इसके बीच का जो हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा, और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होके हमें दो हाइड्रोजन के एटम मिलेंगे, वो भी गैशियस स्टेट में। अब बताओ कि रैंडमनेस बढ़ेगा या फिर कम होगा। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल गैशियस स्टेट में है, बट यहाँ पे दो हाइड्रोजन के आइटम एक साथ जॉइंट फॉर्म में है, और जब ये ब्रेक होंगे रिएक्शन के टाइम पे, डिसोसिएशन के टाइम पे, तो हाइड्रोजन के आइटम तो अलग अलग हो जाएंगे। और ऐसे तो कितने सारे H2 के मॉलिक्यूल रहेंगे और सबके बॉन्ड का ब्रेक हो तो सारे हाइड्रोजन के आइटम वहाँ पे सेपरेट हो जाएंगे, और अगर आइटम सेपरेट हो तो वो भी फ्रीली मूव करेंगे, और जितना तक वहाँ पे वो मूव करेंगे उतना उसका रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस बढ़ेगा, और रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस बढ़ा मतलब एंट्रोपी भी क्या होगी, बढ़ेगी। एंट्रोपी बढ़ेगी मतलब एंट्रोपी कैसे रहेगी, ग्रेटर दैन जीरो रहेगी। ग्रेटर दैन जीरो रहेगी मतलब क्या रहेगी, एंट्रोपी पॉजिटिव रहेगी। समझ में आया। इट्स अनदर एग्जाम्पल। तो ऐसे हमें एग्जाम्पल देखना है। नाउ आपको ट्राई दिस दिया है, तो ट्राई दिस में आपको बहुत सिंपल एग्जाम्पल दिए हुए। तो ट्राई दिस में सिंपल एग्जाम्पल कौन सा है, पहला जो एग्जाम्पल है वो है टॉइस H2 गैशियस प्लस O2 गैशियस, इट गिव्स अ टॉइस H2O लिक्विड। देखो यहाँ पे पहले गैशियस स्टेट, दोनों केस में, इसमें भी हाइड्रोजन गैशियस स्टेट में, ये भी गैशियस स्टेट में, मतलब ऑलरेडी रिएक्टेंट साइड में डिसऑर्डरनेस बहुत ज़्यादा है, लेकिन रिएक्शन होने के बाद वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब रिएक्शन होने के बाद रैंडमनेस कम होगा, क्योंकि लिक्विड में रैंडमनेस कम होता है। मतलब सॉलिड में ज़्यादा रैंडमनेस होता है, सॉलिड में सबसे कम रैंडमनेस होता है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड, और लिक्विड में उससे थोड़ा कम रैंडमनेस होता है एज़ कम्पेयर टू गैस। मतलब सबसे बड़ा रैंडमनेस इसमें होता है गैशियस स्टेट में, फिर लिक्विड में, एंड सबसे कम होता है सॉलिड में। ओके, अब दूसरा जो एग्जांपल है वो तो और ज़्यादा इजी है। एक है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 सॉलिड, और जब इसका डिकम्पोजिशन करेंगे तो ये होगा कैल्शियम ऑक्साइड जो सॉलिड स्टेट में, एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी। देखो पहला जो है कंपाउंड आपका सॉलिड स्टेट में, मतलब यहाँ पे ऑलरेडी रैंडमनेस जीरो है, पार्टिकल मूव ही नहीं करते क्योंकि सॉलिड स्टेट में। लेकिन जब उसको डिकम्पोज हो तो एक कंपाउंड सॉलिड में है तो इसमें भी एंट्रोपी जीरो है, बट यहाँ पे एक जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो गैशियस स्टेट में है जिसमें एंट्रोपी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो रहेगी। तो इसका मतलब अगर दोनों को मिलाओगे, इस साइड और इस साइड को कंपेयर करो तो इसमें तो टोटली जीरो ही है, बट इस साइड में इसके वजह से CO2 गैसेस की वजह से एंट्रोपी ग्रेटर दैन जीरो रहेगी। तो एंट्रोपी की वैल्यू आपको कैसे मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी। समझ में आया ये।
इसमें एंट्रोपी जीरो है क्योंकि सॉलिड स्टेट में, लेकिन जब आप डिकम्पोज करोगे तो आपको दो कंपाउंड मिल रहे हैं, एक सॉलिड और लिक्विड। तो सॉलिड की वजह से एंट्रोपी जीरो रहती है, बट गैसेस की वजह से एंट्रोपी जीरो नहीं रहती, तो इसकी वजह से एंट्रोपी वहाँ पे इंक्रीज होगी ड्यूरिंग दिस रिएक्शन। समझ में आया? यहाँ पे एंट्रोपी ऑलरेडी पहले रिएक्टेंट साइड में ज़्यादा है, बट गैसेस का कन्वर्शन लिक्विड में, लिक्विड में एंट्रोपी थोड़ी कम होती है एज कम्पेयर टू गैसेस, मतलब यहाँ पे एंट्रोपी की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी, मतलब इट इज़ लेस। ठीक है, तो ये हो गया हमारे दोनों एग्जाम्पल। नाउ देखो हमारा पॉइंट नेक्स्ट, क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी। डायरेक्टली हमें फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। ठीक है, और ये जो हमने एंट्रोपी अभी तक देखा, तो एंट्रोपी चेंज के लिए हमें फॉर्मूला फाइंड आउट करना है कि एंट्रोपी की वैल्यू क्या रहेगी, मतलब चेंज इन एंट्रोपी क्या रहेगी, एंट्रोपी बढ़ेगी या कम होगी, तो उसका अमाउंट तो निकालना पड़ेगा ना कि एंट्रोपी कितने अमाउंट से बढ़ी हुई, कितने अमाउंट से कम हुए। तो इसलिए हमें एक नई टर्म दी है, या सॉरी नहीं एक्चुअली गिवन इन द टॉपिक क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी। हमें क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है, कितना इंक्रीमेंट हुआ, कितना डिक्रीमेंट हुआ एंट्रोपी में। ठीक है, और आपको तो पता ही है कि एंट्रोपी क्या है, इट्स अ मेजर ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डर। ठीक है, एंट्रोपी क्या है, मेजरनेस, इट्स अ मेजर ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डर, वो डिसऑर्डर और रैंडमनेस को मेजर करती है। अब हमें चेंज निकालना है कि कितना इंक्रीमेंट हुआ, कितना डिक्रीमेंट हुआ है। तो चेंज इन एंट्रोपी जो है ऑफ अ सिस्टम दैट इज गिवन बाय डेल्टा एस, क्योंकि एंट्रोपी को हम एस से डिनोट करते हैं, तो चेंज इन एंट्रोपी हम डेल्टा एस से डिनोट करेंगे। तो चेंज इन एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर टू इट, इट मतलब सिस्टम में, अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर टू इट इन अ रिवर्सिबल मैनर। यहाँ पे रिवर्सिबल लिखा है, ठीक है, शॉर्ट में रिवर्सिबल, REV मतलब रिवर्सिबल। हीट के लिए क्यू दिया है, तो हीट ट्रांसफर्ड टू इट या फिर अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर टू इट इन अ रिवर्सिबल मैनर डिवाइडेड बाय टेम्परेचर इन अ केल्विन एट विच ट्रांसफर टेक प्लेस। इट्स अ डेफिनेशन फॉर द एंट्रोपी चेंज एंड इट इज़ ऑल्सो फॉर्मूला फॉर द एंट्रोपी चेंज। तो हमें ये लर्न करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला ऑलरेडी साइंटिस्ट ने गिवन है, तो फॉर्मूला और डेफिनेशन सेम ही है। ठीक है, इसको वर्ड में लिखना है कि एंट्रोपी चेंज ऑफ अ सिस्टम इज इक्वल टू हीट ट्रांसफर टू इट, मतलब कहाँ पे, सिस्टम में, हीट ट्रांसफर टू इट इन अ रिवर्सिबल मैनर डिवाइडेड बाय टेम्परेचर T in Kelvin at विच ट्रांसफर टेक प्लेस, मतलब जिस टेम्परेचर पे वो ट्रांसफर टेक प्लेस, मतलब जिस टेम्परेचर पे वो हीट ट्रांसफ़र हो रही है उसी टेम्परेचर को आपको डिवाइड में लेना है। तो हम सिस्टम में जितनी हीट रिवर्सिबल मैनर में ट्रांसफ़र करेंगे डिवाइडेड बाय टेम्परेचर, और टेम्परेचर कौन सा लेना है, जिस टेम्परेचर पे हम ये ट्रांसफ़र कर रहे, तो इन दोनों से हमें क्या मिलेगा, एंट्रोपी चेंज मिलेगा। और एंट्रोपी और एंट्रोपी चेंज ये दोनों स्टेट फंक्शन है। अब स्टेट फंक्शन इन द सेंस कि वो किसके ऊपर डिपेंड करेंगे, इनिशियल एंड फाइनल स्टेप के ऊपर। आई होप आपको ये फॉर्मूला समझ में आएगा कि एंट्रोपी चेंज दैट इज डेल्टा एस इज इक्वल टू heat amount of heat transfer in reversible manner in it divided by temperature T at which this transfer take place। तो हमने कितनी हीट ट्रांसफ़र की है रिवर्सिबल मैनर में सिस्टम में, और डिवाइडेड बाय हमने कितने टेम्परेचर पे वो की है केल्विन में, तो वो हमें लेना होता है Q डिवाइडेड बाय T। Q इज द अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर इन रिवर्सिबल मैनर डिवाइडेड बाय टेम्परेचर। ठीक है, इससे हमें एंट्रोपी चेंज मिल जाएगा। और दोनों क्या है, स्टेट फंक्शन है, एंट्रोपी और एंट्रोपी चेंज दोनों स्टेट फंक्शन है, और जो स्टेट फंक्शंस होते हैं वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, इट इज़ डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ, वो पाथ के ऊपर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करते। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए, अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करने के लिए। देखो, व्हेन हीट इज एडेड टू अ सिस्टम द मॉलिक्यूलर मोशन इंक्रीजेस ओविंग टू इंक्रीज ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी। जब कोई सिस्टम में पार्टिकल्स है, ठीक है, अभी वो स्टेबल है, जब हम इसमें हीट ऐड कर देंगे, ठीक है, अगर हमने इसमें हीट ऐड कर दी तो ये जो पार्टिकल्स इसके अंदर है, इसकी पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, उसकी इंक्रीज़ होगी, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी तो उसकी मोशन इंक्रीज़ होगी। ठीक है, अगर मोशन इसकी इंक्रीज़ होगी तो पार्टिकल्स मूव करेंगे और उसका रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, इसका डिसऑर्डरनेस क्या होगा, बढ़ेगा, डिसऑर्डरनेस इंक्रीज होगा, मतलब इसका रैंडमनेस क्या होगा, इंक्रीज होगा। जब आप
जब हम कोई सिस्टम में हीट दे रहे तो उसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स है उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, मतलब पार्टिकल्स की मोशन बढ़ेगी, मतलब उसका डिसऑर्डर रैंडमनेस बढ़ेगा। और जहाँ पे डिसऑर्डर रैंडमनेस बढ़ता है वहाँ पे एंट्रोपी भी बढ़ती है, मतलब वहाँ पे एंट्रोपी इंक्रीज होगी, और एंट्रोपी इंक्रीज होना मतलब इट्स ऑलवेज ग्रेटर दैन 0, इट्स हैव अ पॉजिटिव वैल्यू। ओके, और एक और चीज़ रहेगी इस यूनिट के बारे में कि क्यू रिवर्सिबल, द अमाउंट ऑफ हीट ऑलवेज टेकन इन अ यूनिट जूल, एंड टेम्परेचर हम केल्विन में ले रहे तो उसका यूनिट क्या रहेगा, जूल केल्विन इनवर्स, इट्स अ यूनिट ऑफ चेंज इन एंट्रोपी, वो आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये हो गया, मतलब जब कभी हम हीट ऐड करते हैं तो एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है, ये एक पॉइंट हो गया। ठीक है, मतलब इससे हमें ये पता चलता है कि चेंज इन एंट्रोपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यू रिवर्सिबल। ओके, मतलब क्यू हम बढ़ाएंगे तो एंट्रोपी चेंज भी बढ़ेगा, मतलब अगर हम हीट को बढ़ाते हैं, ऐड करते हैं, तो एंट्रोपी भी अपने आप बढ़ेगी। अगर हीट को कम करोगे तो एंट्रोपी भी कम होगी, क्योंकि दोनों कैसे हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक को कम किया तो दूसरा भी कम, एक को बढ़ा तो दूसरा भी बढ़ेगा। ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया। अब सेकेंड पॉइंट ये है कि जब हम, मतलब इफेक्टिवनेस ऑफ एडिशन ऑफ हीट टू इंक्रीज द रैंडमनेस डिपेंड ऑन टेम्परेचर। हम हीट तो ऐड कर रहे हैं बट हीट का एडिशन अगर टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है तो उसमें कंसेप्ट चेंज हो जाएगा। मतलब जो हम हीट का एडिशन करने के लिए जो इफेक्टिवनेस हमें दिखता है, क्योंकि हीट को ऐड करने की वजह से क्या होता है, मोशन बढ़ती है तो रैंडमनेस बढ़ता है, तो एंट्रोपी भी बढ़ती है। तो ये जो इफेक्टिवनेस है हीट का एडिशन करने का, ठीक है, क्योंकि हीट के एडिशन की वजह से रैंडमनेस इंक्रीज होता है, तो ये जो और ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए इसके ऊपर टेम्परेचर भी डिपेंड है। मतलब टेम्परेचर, हीट तो ऐड करेंगे, रैंडमनेस बढ़ेगा, बट एट द सेम टाइम उसमें अगर टेम्परेचर भी मैटर करेगा तो टेम्परेचर की वजह से क्या चेंज हो सकता है हीट एडिशन में, हीट तो ऐड करेंगे बट टेम्परेचर भी मैटर करेगा, तो कैसे मैटर करेगा। ठीक है, तो इसमें ये देखो, अगर हम कोई सिस्टम में हीट ऐड कर रहे हैं, ठीक है, सिस्टम में हम क्या कर रहे हैं, हीट को ऐड कर रहे हैं और वो भी एट अ हायर टेम्परेचर पे। ठीक है, मतलब हमें ये बताना है कि टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है, ठीक है, एंट्रोपी चेंज के ऊपर। तो जब हम कोई सिस्टम में हीट ऐड करते हैं एट हायर टेम्परेचर पे, तो वहाँ पे डिसऑर्डर जो है वो लेसर होता है। ठीक है, मतलब जो एंट्रोपी चेंज हमें मिलता है वो कम मिलता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। मतलब हीट तो ऐड कर रहे हैं बट अगर हीट हमने हाई टेम्परेचर पे ऐड की तो डिसऑर्डरनेस ज़्यादा बढ़ता नहीं है, लेस डिसऑर्डर होता है। लेकिन वही अगर हमने हीट को हीट को अगर हमने ऐड कर दिया एट हाई टेम्परेचर पे तो डिसऑर्डर कैसा था, ले सकते, क्योंकि अभी तक हम बोल रहे थे कि हीट को ऐड करो तो रैंडमनेस बढ़ेगा तो एंट्रोपी बढ़ेगी, बट यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि हीट को हम ऐड करें बट कैसे, एट हायर टेम्परेचर। तो हमें इफेक्टिवनेस बताना है टेम्परेचर का, तो अगर हीट हम हाई टेम्परेचर पे ऐड करेंगे तो डिसऑर्डरनेस कम हो जाता है, मतलब हमें चेंज इन एंट्रोपी की वैल्यू कैसी मिलती है, लेसर मिलती है। ठीक है, और वही अगर हम हीट को ऐड करते हैं सिस्टम के अंदर, वो भी ऐट लोअर टेम्परेचर पे, ठीक है, अगर हम लोअर टेम्परेचर पे ऐड करेंगे हीट को तो क्या होगा, वहाँ पे डिसऑर्डरनेस हाइयर रहेगा, शो द हाइयर डिसऑर्डर, मतलब वहाँ पे डिसऑर्डर्स की वैल्यू जो है चेंज इन एंट्रोपी कैसे रहेगी, लार्जर रहेगी। ठीक है, अब ये कैसे होगा, आपको एक सिंपल एग्जांपल बताती हूँ। अगर